हमारी कोशिश है कि 2026 और 27 के आगे हमारा जो राजकोषीय घाटा हर साल वो इतना कम हो, हमारी जो केंद्र सरकार हो वो लगातार राजकोषीय घाटा कम हो सके। और अगर हम इसके दूसरे हिस्से की अगर बात करें, अपने भाषण के दूसरे हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, अगर अप्रत्यक्ष करों की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो सबसे पहले हम जीएसटी के साथ शुरुआत करेंगे। इससे आम आदमी पर जो टैक्स का बोझ था वो कम हुआ था। जो कारोबारी थे, हमारे जो उद्यमी हैं, उनको इससे फायदा मिला है। और केंद्र और राज्य सरकारों का जो उनकी कमाई है वो बढ़ी है और ये जबरदस्त तरीके से कामयाब रही है। जीएसटी का जो फायदा है वो काफी बढ़ा है और हमारी कोशिश है कि आगे हम इसे और तार्किक और सरल बनाएं। टैक्स स्ट्रक्चर को हम कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो बाकी के क्षेत्र हैं हम उनको शामिल करें। कस्टम ड्यूटी के लिए जो हमारा प्रस्ताव है वो कुछ इस तरीके से है। हमारी कोशिश ये है जो हमारा घरेलू उत्पादक है उसको फायदा पहुंचे, हमारा जो निर्यात है वो आगे बढ़े, हमारे जो निर्यातक हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सके और टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है वो कम हो और जो आम लोग हैं, जो आम उपभोक्ता हैं, उनको आसानी हो। 2022-23 में हमने कस्टम ड्यूटी दरों को हमने कम किया है और हम एक विस्तृत बदलाव किया। अगले 6 महीने के लिए हम और इसे लागू करने चाहेंगे और इसको हम तार्किक बनाना चाहते हैं ताकि कारोबार की सुगमता बढ़े और ड्यूटी की संख्या कम है। और हम सेक्टर से जुड़ी हुई ड्यूटी की आपको जानकारी देते हैं। मेडिकल उपकरण जो होते हैं, कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए हम प्रस्ताव देते हैं। 3 और मेडिसिन जो हैं हम उसको कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं। कैंसर पीड़ितों के लिए 3 और दवाइयों को हम कस्टम ड्यूटी से बाहर करते हैं। और इसके अलावा हम एक और प्रस्ताव देना चाहेंगे बीसीडी में। फ्लैट पैनल जो डिटेक्शन होते हैं जिसका इस्तेमाल मेडिकल एक्सरे मशीन में किया जाता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में लाना चाहते हैं ताकि वो हमारे जो घरेलू बनाने की जो क्षमता है उसके जरिए हो सके। मोबाइल फोन और उससे रिलेटेड जो उपकरण है, हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो 3 गुना बढ़ा है और हमारा जो निर्यात है 100 गुना वो लगभग बढ़ा है पिछले कुछ 6 सालों में। भारत की जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत मजबूत हो चुकी है और हमारे जो उपभोक्ता हैं हम उनके हित के लिए एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। बीसीबी जो मोबाइल फोन में हम ये कम करना चाहते हैं, कस्टम ड्यूटी को हम कम करना चाहते हैं। और अगर हम अहम खनिजों की अगर बात करें जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और जो रेड अर्थ मिनरल्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं आर्थिक अणु ऊर्जा के लिए और इसके अलावा स्पेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और तो इसके लिए हम यहाँ पर इनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं 25 उत्पादों को, 25 जो अहम मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनको हम इससे बाहर करते हैं। इससे ये इस कदम से हमारी जो प्रसंस्करण और ऐसे उत्पादों की जो प्रसंस्करण यूनिट है उनको फायदा पहुंचेगा और इसके अलावा जो रणनीतिक तौर पर जो अहम क्षेत्र हैं उनको इससे फायदा पहुंचेगा। जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बदलाव करना होगा ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उससे हम निकल सके और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो कैपिटल गुड्स जो होते हैं यानी कि जो उत्पाद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जो निर्माण के उत्पाद हैं, उनको हम छूट देंगे। हमारी जो घरेलू डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी मजबूत हो चुकी है। And fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty. तो इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी जो अब दी जा रही थी वो अब बंद की जाती है। And fish feed. जो समुद्री जो भोजन होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 60,000 करोड़ रुपए का ये बन चुका है। जीविका चीनी का जो निर्यात होता है इसका ये उसका 2/3 हिस्सा है और इसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो आगे बढ़ सके। हम कुछ इसमें कस्टम ड्यूटी की हम कुछ इसका प्रस्ताव देते हैं कस्टम ड्यूटी का, जिसमें अलग अलग उत्पाद हैं जिनको हम 5% करने का प्रस्ताव देते हैं। और
subject to conditions झींगे और on मछली का जो उत्पादन होता है, इसमें हम कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। चमड़े के लिए और जो टेक्सटाइल उद्योग है, इसके लिए हम जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डक और जो गुड्स के जरिए उत्पाद आता है उसमें हम कस्टम ड्यूटी घटा रहे हैं। तो चमड़े से जुड़े जो उत्पाद हैं उनका निर्यात इससे बेहतर हो सके। हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहते हैं। डाइफेनाइन, डाई आइसोसाइनेट और एमडीआई के जो हम 7.5% से घटाकर ये ड्यूटी कर रहे हैं ताकि जवाबी ड्यूटी का हमें सामना न करना पड़े। इसके अलावा चमड़े पर जो टैक्स लग रहा है हम उसको भी तार्किक करना चाहेंगे। जो बेशकीमती धातु होते हैं, जो धातु और जो उसके अलावा जो सोने और जो दूसरे धातु के सोने और चांदी के जो उत्पाद हैं उस पर कस्टम ड्यूटी कम होगा। प्लैटिनम पर ये 6.4% होगा। इसके अलावा जो अन्य धातु हैं, इस्पात और तांबे की अगर बात की जाए तो ये बहुत अहम है। हम उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हम निकल पर भी हम कम करना चाहेंगे। स्क्रैप पर पूरी तरीके से हम कस्टम ड्यूटी खत्म कर रहे हैं और कॉपर स्क्रैप पर हम 2.5% ड्यूटी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, हम चाहते हैं इस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो हटाया जाए। इस पर कुछ शर्तें हैं। ऑक्सीजन फ्री कॉपर होना चाहिए और इसके अलावा और भी कुछ शर्तें होंगी। और इसके अलावा हम जो कुछ और क्लस्टर्स के जो निर्माण है उसके लिए जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स हैं, हम चाहते हैं पाइपलाइन में जो सुविधा है हम उनको मजबूत करें। और हम इसके लिए अल्मोनियम नाइट्रेट पर हम इस पर काम कर रहे हैं और इस पर 7% से 10% किया जा रहा है। प्लास्टिक की अगर बात करें तो पीवीसी फ्लैक्स बैनर का जैविक तौर पर जो ये बहुत खतरनाक है और ये पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होता है और इसका जो आयात है वो कम हो सके। हम इसके लिए इस पर जो टैक्स है वो 10 से बढ़ाकर 25% कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको उसके लिए हम कस्टम ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं, उसे 10 से बढ़ा करके 15% कर रहे हैं। खास तौर पर जो टेलीकॉम और उससे जुड़े जो उपकरण हैं, हम कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं। हम जो घरेलू एविएशन है हम इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए हम जो पहले से स्कीम चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। डोमेस्टिक एविएशन, बोट और शिप मेंटेनेंस, जो रिपेयर की जो प्रक्रिया होती है, हम उसके लिए जो समय सीमा थी वो हम उसको बढ़ा रहे हैं। ये 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से हम इसमें जो वारंटी के तहत जो रिपेयर किए जाते हैं हम उसे रीइम्पोर्ट करने की जो सीमा होती है हम उसे बढ़ा रहे हैं। अब अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स के जो सेवाएं हैं उनको हम सरल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही साथ सरकार की कमाई बढ़ती जाए और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी बढ़ती रहे। हमारा लगातार ये प्रयास रहा है कि टैक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो सरल हो। हमने बीते कई सालों में कदम उठाए हैं। इसमें हमने सिंप्लीफाई, सरलीकृत करने का काम किया है। हमने ये रिजिम शुरू किया है और इसके लिए हम डिडक्शन को लेकर के भी हमने कदम बढ़ाया है और इसकी सराहना की है टैक्स पेयर्स ने। 58% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सरलीकृत टैक्स रिजीम के जरिए 2022-23 में आया है। ठीक इसी तरीके से और जो डेटा उपलब्ध है अभी तक, अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो 2/3 से ज्यादा लोगों ने नई पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम को स्वीकार किया है। 2/3 लोगों ने और जो टैक्स का जो कानून है उसका हमने अच्छे तरीके से उस पर विचार किया है।
1961 का जो कानून है उसको हम चाहते हैं कि सरलीकृत हो और आसानी से समझने वाला हो, और इसका जो मकसद है वो ये है कि इसका जो फायदा है वो लोगों को पहुंचे, टैक्स पेयर्स को पहुंचे, जो टॉप टैक्स दाता है उनको फायदा पहुंचे। और हमारी ओर से इसको लेकर जो 6 महीने में और सरल करने की जो प्रक्रिया है, वित्त बिल में हमने टैक्स रिजिम को सरल करने की कोशिश की है। जो टीडीएस का रेट स्ट्रक्चर है, रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया है, हम उसको भी सरल करना चाहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स की प्रक्रिया को भी हम कम करना चाहते हैं। टीडीएस की जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, 2 छूट जो अभी सुविधा मिल रही है, अब इन दोनों रिजीम्स को मिला दिया जाएगा जो चैरिटी के लिए है। कई उत्पादों, कई पेमेंट्स को पर जो अभी 5% लगता है उसको 2% टीडीएस में मिला दिया जाएगा, और टीडीएस में जो 20% है उसमें भी मिला दिया जाएगा। टीडीएस रेट जो कि ई कॉमर्स पर लगता है ऑपरेटर्स पर, उसको कम किया जा रहा है, 1 से घटाकर उसे 0.1% कर रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस का जो भी कर्ज की प्रक्रिया है, सैलरी पर ही सैलरी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस जो देरी होती है टीडीएस के पेमेंट के लिए, जो क्रिमिनल होने की प्रक्रिया थी, जो क्रिमिनलाइज होने की प्रक्रिया थी, हम उसे हटा रहे हैं, हम उसे आपराधिक दायरे से बाहर हटा रहे हैं। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लाना चाहते हैं, एसओपीज लाना चाहते हैं, ताकि जो टीडीएस के जो डिफॉल्ट वाले हैं उसके लिए एक सही गाइडलाइन लागू की जा सके। रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया है हम उसको करना चाहते हैं, और यहाँ पर हम प्रस्ताव देना चाहते हैं कि ओपनिंग और रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया है हम उसके लिए प्रस्ताव रखते हैं। 3 साल के बाद हम इसे शुरू किया जा सकेगा। ये सिर्फ इसी हालत में होगा कि ये 50 लाख से या फिर इससे ज्यादा होता है। अधिकतम 5 साल इस सुविधा का फायदा उठाया जा सकता है। इन केसेस में भी 6 साल की सीमा जरूर होगी। इससे कदम से टैक्स को लेकर जो अनिश्चितता होती है वो कम होगा और विवाद भी कम होंगे। और इसके अलावा सरलीकरण और कैपिटल गेन को हम तार्किक बनाना चाहते हैं। कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम इसको सरलीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वित्तीय एसेट होते हैं उसमें उस पर हम 20% टैक्स लगेगा। अब जितने भी दूसरे वित्तीय एसेट होते हैं उस पर ये एप्लीकेशन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की अगर बात की जाए तो जितने वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं, संपदा होती है, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर निचले और मध्यम वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए जो एग्जम्पशन की जो छूट है, कैपिटल गेन की जो छूट है, कुछ खास वित्तीय 1.25 लाख रुपए कैपिटल गेन पर बढ़ाया जा रहा है। जो वित्तीय एसेट होते हैं 1 साल के लिए, जो 1 साल से जो ज्यादा के लिए, जो लॉन्ग टर्म में उसे रखा जाएगा। जो लिस्टेड तो लॉन्ग टर्म गेन में जो गैर वित्तीय वाले जो हैं उनको कम से कम 2 साल रहना होगा। अनलिस्टेड बॉन्ड, जो डेट, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें जो होल्डिंग पीरियड है उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स जैसा पहले लगता रहा है वैसे ही लगता रहेगा। टैक्स पेयर्स की अगर सर्विसेज की बात करें तो सभी जो मुख्य टैक्स पेयर सर्विसेज हैं जीएसटी के अंतर्गत और कस्टम और इनकम टैक्स के जो अंतर्गत रहते हैं उन सभी को डिजिटलाइज किया जा रहा है, और कस्टम से जुड़े और इनकम टैक्स से जुड़े हुए और ये जो सभी चीजें हैं वो डिजिटल और उनको पेपरलेस किया जाएगा। जो भी मुकदमेबाजी होती है, जो अपील हो जाती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि इन अपीलों को कम किया जाए ऐसे फोरम्स पर, और हमारी इन कोशिशों का अच्छा असर भी दिखने लगा है और इसका हमारा जो पूरा ध्यान है वो इसी पर है।
अगर जो पुराने मामले हैं उनको पहली बार जिन्होंने पहली बार अपील की है उनको हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और जिन पर ज्यादा टैक्स की जिम्मेदारी है उनको प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। जो भी टैक्स से जुड़े जो मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को हम सामने रखना चाहेंगे। इसके अलावा हम जो अपील भरने के लिए जो टैक्स ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सीमा है उसको हम बढ़ा करके 60 लाख से 2 करोड़ कर रहे हैं और 5 करोड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी और विवाद कम हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में, इसको लेकर के भी हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम सेफ जो रूट था उसको हम आकर्षक बनाना चाहते हैं। हमारी जो कोशिश है ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो उसको हम लागू कर सकें। रोजगार और निवेश की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे कुछ कदम हैं। सबसे पहले ताकि उसको बढ़ावा मिल सके, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर हम करना चाहते हैं। उद्यमिता की जो क्षमता है, उद्यमिता की जो भावना है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि जो इसको लेकर के इन्वेस्टर्स के लिए जो टैक्स है हम उसको खत्म करना चाहते हैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उत्पाद है, जबरदस्त संभावना है और हम एक जो विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं उनके लिए हम डोमेस्टिक क्रूजेज हम यहाँ भारत में इस्तेमाल करें, हम इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट देंगे। इसके अलावा तीसरी, हम अगर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की अगर बात की जाए तो भारत उसमें विश्व में सबसे अग्रणी है और हमारे पास इसके लिए बहुत अग्रणी, बहुत शानदार कामगार वर्ग काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि फॉरेन माइनिंग कंपनी जो हैं वो हमें रॉ डायमंड जो भेजते हैं हम उनको छूट दें। हमारी जो विकास की प्राथमिकता है, विकास की जो जरूरतें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनी जो हैं हम उन पर 40 से घटाकर 35% कर रहे हैं। टैक्स बेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कई प्रस्ताव आए थे ताकि जो टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचुरल ऑप्शंस बढ़ाने की बात हो रही थी। प्रतिभूति पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 0.02% लगाया जाएगा। जो इक्विटी जो बाई बैक करते हैं शेयर उन्हें टैक्स भरना होगा और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो सबको मिल सके। एनपीएस में जो डिडक्शन है उसकी सीमा को हम 10 से बढ़ाकर 14% बढ़ाया जा रहा है। जो डिडक्शन है, ये जो कर्मचारी हैं इनके वेतन का 10 से 14% किया जा रहा है। जो निजी क्षेत्र में जो 14% तक का जो डिडक्शन होगा उसको छूट मिलेगी। भारत के जो कामगार हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो उनको सुविधा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा में निवेश मिलती है और जो दूसरे तरीके से उनको जो फायदे मिलते हैं, अगर ऐसी बातों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो उनको काले धन के कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में जो मूवेबल एसेट होंगे जो 20 लाख रुपए के और 20 लाख रुपए तक के आपराधिक दायरे से बाहर लाया जा रहा है। वित्तीय बिल के दूसरे हिस्से की अगर बात की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स बेनिफिट्स कुछ फंड्स में बढ़ा रहे हैं हम, IFSCs में हम इसे शामिल कर रहे हैं, इसको इस दायरे में लाया जा रहा है। तो बेनामीदार अगर पूरी तरीके से जानकारी अपना देता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इसे छूट मिलेगी। पर्सनल इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात करें तो हमारे पास 2 बड़ी घोषणाएं हैं।